हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल संजय सीआरडीएम पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस लेकर, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इफ़ चार्जेस आर आउटसाइड द क्लॉज सरफेस, यानी कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो तब क्या होगा। दोस्तों, ये बॉल के माध्यम से मैं आज आपको इस केस को समझाने वाला हूँ। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लॉज सरफेस है, ये क्लॉज सरफेस समझ रहे हैं कि बॉल कैसी है, क्लॉज सरफेस है। चार्ज इस सरफेस पे नहीं होगा, चार्ज कहाँ पर होगा, बाहर होगा कहीं, और इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना है, जैसा कि हमने गॉस थ्योरम में निकाला था। दोस्तों, यदि अभी तक आपने गॉस थ्योरम को नहीं समझा है तो गॉस थ्योरम का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं और गॉस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, देरी न करते हुए समझते हैं, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो तब क्या होगा। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास एक ये बॉल है और इस बॉल पर हमने मान लिया कि एक हमारे पास ये एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया और इसी के अपोजिट साइड में एक यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने ये जो क्षेत्रफल माने हैं, एक ये वाला जिसको हम अवयव खंड कहते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे भागों में इस पूरे सरफेस को हम डिवाइड कर लेते हैं। एक हमने इधर छोटा सा माना है और इधर बड़ा माना है। क्यों, कारण क्या है इसका। दोस्तों, इसी बॉल को मैं यहाँ पर इस प्रकार से बना देता हूँ। जैसे मान लिया ये बॉल है, यानी कि एक सरफेस है इस बॉल का। दोस्तों, इस सरफेस के आउटसाइड कोई चार्ज है, ये है ओ पॉइंट पर कैसा चार्ज है, प्लस का क्यू, यानी कि प्लस का क्यू नोट हमने चार्ज मान लिया है। ठीक है दोस्तों, कैसा है, धन परीक्षण आवेश है, यानी कि टेस्ट चार्ज है हमारा। तो इस टेस्ट चार्ज के कारण इस पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो शंक्वाकार इस प्रकार से दो एरिया मिलेंगे हमें। जब ये चार्ज इस पर प्रभाव डालेगा तो देखो किस प्रकार से होगा, एक तो ये ऐसे करके पास होगा इस प्रकार से। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने अपनी इस बॉल पर ये दो जो यूनिट एरिया माने थे वो क्यों माने थे। दोस्तों, एक यूनिट एरिया ये वाला होगा हमारा और एक यूनिट एरिया ये वाला होगा। जैसे कि हमने इस बॉल पर समझाया आपको, एक यूनिट एरिया छोटा है देखो ये, और ये वाला यूनिट एरिया बड़ा बना है, जहाँ से ये हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पास हो रही हैं। यानी कि इस जो चार्ज है, रेस्ट चार्ज रखा है, तो इसके कारण यहाँ पर से क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहाँ से पास होंगी, इस क्रॉस सरफेस के एक यूनिट एरिया इससे और एक यूनिट एरिया ये होगा हमारा। इसको हमने प्रारंभिक यूनिट एरिया मान लिया और इसको अंतिम यूनिट एरिया मान लिया। क्लियर है। अब देखो इसमें होगा क्या, अब हम इस बॉल को रख देते हैं। इस बॉल से आप समझ गए होंगे कि एक क्लॉज सरफेस है और इस पे हमने एक एरिया ऐसे माना है और एक एरिया भी माना है। कौन सा है कि हमने कोई यहाँ पर एक रेस्ट चार्ज ले लिया, यानी कि टेस्ट चार्ज ले लिया, वो किसी पॉइंट पर रखा है, तो उसके कारण इसमें से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है वो पास होंगी। तो यहाँ से पास होंगी और यहाँ से पास होंगी, तो हम देखेंगे कि कुछ शंक्वाकार की आकृति हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, शंक्वाकार की आकृति मिल जाएगी। तो ये वाला जो यूनिट एरिया है इसको हम मान लेंगे दोस्तों, इसका एरिया DA1 और इसका एरिया मान लेंगे DA2। ठीक है, इसका एरिया हमने कितना मान लिया, DA2, और इसका एरिया मान लिया हमने DA1। अब देखो होगा क्या दोस्तों, देखेंगे कि इस पॉइंट पर रखे टेस्ट चार्ज के कारण इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यानी कि इस एरिया के पॉइंट P1 पर। इसी प्रकार से यहाँ पर इस एरिया के पॉइंट P2 पर एक पॉइंट P2 यहाँ पर मान लेते हैं, पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो होगा बाहर की ओर, ये E यहाँ पर भी होगा बाहर की ओर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की ओर ऐसे जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी क्रॉस सरफेस के अंदर जो होता है वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा हमें, बाहर की साइड में। तो इसको यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ये पास होता हुआ ऐसा करके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट के कारण इस पॉइंट पर या इस वाले P1 पॉइंट पर या P2 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन, यानी कि Q यहाँ पर Q नॉट है, इसको मैं Q लिख रहा हूँ, ठीक है, Q लिख देते हैं, पॉजिटिव है, अपॉन R स्क्वायर। R कौन सी डिस्टेंस है, या तो अगर O से P पर P1 पे मान रहे हैं तो यहाँ पर R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या फिर O से P2 पर मान रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस होगी R। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक, अपनी लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो डी फाई ई इज इक्वल टू होता है, जब भी कोई किसी चार्ज के कारण जो भी फोर्स लाइन प्रोड्यूस होती हैं वो किसी क्लोज्ड सरफेस से जितनी भी फोर्स लाइन पास होती हैं उन फोर्स लाइन की संख्या की माप ही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। दोस्तों ये डी ए वेक्टर वही है जब हमने आपको एरिया वेक्टर समझाया तो ये एरिया वेक्टर है। तो ये जो एरिया हमने इस क्रॉस सरफेस का एरिया माना है, यानी कि एक यूनिट एरिया का जो हमने माना है यूनिट एरिया, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर और बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा। हमने मान लिया इस पर मान लेते हैं, तो इस वाले सरफेस का ये देखो ये क्या है, हमारे पास डी ए क्षेत्रफल है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस पे बाहर की ओर परपेंडिकुलर कहाँ होगा, देखो ये एरिया इस प्रकार से है तो परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो मतलब ऐसे करके होगा डी ए वेक्टर। इन दोनों के बीच ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दोस्तों यही बात हमने पीछे आपको समझाई थी। क्या समझाया था उसमें कि यदि ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं तो इनका जो मान होगा ई डी ए कोस थीटा होगा, क्योंकि इनका एक कंपोनेंट जो होगा एक इसके हॉरिजॉन्टल होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, इनके दो कंपोनेंट यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर दोस्तों, ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा है, और ई का मान जो है वो हमने यहाँ पर देख लिया है, इसको यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और इनटू डी ए कोस थीटा। तो हमने देखा कि डी फाई ई इज इक्वल टू हमारे पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं कि डी फाई ई इज इक्वल टू, जब हम इसको इसके साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास डी ए कोस थीटा बटे R स्क्वायर। दोस्तों ये जो वैल्यू होती है डी ए कोस थीटा बटे R स्क्वायर, ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास डी ए एक यूनिट क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया के द्वारा इस पॉइंट पर बनने वाला एक सॉलिड एंगल होगा, और ये जो सॉलिड एंगल है ये होगा डी ओमेगा, यानी कि एक डी ओमेगा एंगल क्रिएट करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो मान है वो किसके बराबर होगा दोस्तों, डी ओमेगा के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो सकता है हमारे पास डी ओमेगा। तो हमने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से निकल आया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान। अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेते हुए हमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर देखना है और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर देखना है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज के कारण जो बाहर रखा हुआ है किसी सरफेस के चार्ज, उसके कारण इस वाले एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना है, फाई 1 है, और जो ये वाला यूनिट एरिया है इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, फाई 2 है। अगर हमने दो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लिए हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब एक बात मैंने आपको और समझाई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दोस्तों, यदि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो भी नहीं देखी हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वीडियो कंप्लीट देख लें, क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझाया हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसी क्रॉस सरफेस में एंटर करती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसी क्रॉस सरफेस से बाहर की ओर निकलती हैं तो तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इस बात को आप हमारी उस वीडियो में जाके अच्छे से समझ लेना, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एंड में जाकर। ठीक है दोस्तों, अब आइए समझते हैं हम
हमें तो यहाँ पर केस ये वाला सुलझाना है कि यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जैसे ये बंद पृष्ठ है इसके बाहर स्थित है आवेश, तो इसके कारण जो है वो क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि ये गॉस थ्योरम पर ही आधारित हमारी प्रॉब्लम है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है Q/4πε0 d ओमेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर निकालते हैं कि पहले वाले डी एरिया, यानी कि हमारे पास जो यूनिट एरिया dA1 है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, φ1 है। तो दोस्तों φ1 इक्वल टू कितना होगा, देखो ये वाली जो फोर्स लाइन है ये क्या कर रही है, यहाँ पर क्रॉस सरफेस में एंटर कर रही है अंदर की ओर, ठीक है ना, यानी कि प्रवेश कर रही हैं। और जब प्रवेश कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया था वो नेगेटिव होता है भैया, और जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये Q/4πε0 d ओमेगा। क्लियर है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये फोर्स लाइन है ये कहाँ जा रही है भाई, ये बाहर की ओर जा रही है, यानी कि इस क्रॉस सरफेस से बाहर की ओर निकल रही है। और जब फोर्स लाइन बाहर की ओर निकलती हैं किसी सरफेस से, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है। कितना होता है, पॉजिटिव होता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, φ2 इक्वल टू पॉजिटिव Q/4πε0 d ओमेगा, क्योंकि जितना एंगल ये वाला यूनिट एरिया क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट पर d ओमेगा, उतना ही एंगल कौन सा, सॉलिड एंगल, घन कोण, उतना ही घन कोण जो है ये वाला जो क्रॉस सरफेस है, यानी कि यूनिट एरिया वाला हमारा क्रॉस सरफेस है, ये भी उतना ही सॉलिड एंगल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। लेकिन ये एंटर करने वाली है और ये बाहर निकलने वाली फोर्स लाइन है, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो बात करते हैं अब हम यहाँ पर दोस्तों टोटल जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम टोटल की बात कर लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा φ इक्वल टू φ1 और प्लस φ2, भाई यही तो होगा ना। अब ये होगा तो हमने क्या करा, यहाँ पर φ इक्वल टू φ1 की वैल्यू ये है माइनस Q1/4πε0 d ओमेगा प्लस Q/4πε0 d ओमेगा। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो φ इक्वल टू कितना बच गया भाई, 0, यानी कि शून्य। कितना हो गया, शून्य हो गया भाई, 0। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी क्रॉस सरफेस है हमारे पास इस प्रकार का, तो इस क्रॉस सरफेस पर अगर चार्ज नहीं है, चार्ज हम बाहर रख रहे हैं, तो उसके कारण इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, इससे जो फोर्स लाइन पास होंगी उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो 0 होगा। कैसे होगा, 0 होगा। जब चार्ज इस सरफेस पर था तब 0 नहीं था, जो हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा, तब 0 नहीं है, ठीक है, तब वैल्यू थी उसकी। और कितना था, तब हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके 1, यानी कि जो उसका टोटल चार्ज है उस सरफेस पे जितना भी टोटल चार्ज हमने दिया है उस टोटल चार्ज का 1/ε0 गुना था। ये हमने किस में पढ़ा, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा वो जितना भी उस पर टोटल चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है। ये कौन सी थ्योरम बताती है, गॉस थ्योरम बताती है भाई। कौन सी थ्योरम बताती है, गॉस थ्योरम। लेकिन हमने उसी पे बेस्ड क्वेश्चन लिया था कि इफ चार्ज आर आउटसाइड द क्रॉस सरफेस, वो थ्योरम थी जब चार्ज क्रॉस सरफेस पर हो। लेकिन जब चार्ज क्रॉस सरफेस के बाहर हो तब क्या, क्रॉस सरफेस पर है तो फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q/ε0 होगा, और अगर बाहर है तो 0 होगा भाई। कितना होगा, 0। तो दोस्तों हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, समझ में आ गई या नहीं। अगर समझ में नहीं आई हो ये प्रॉब्लम तो दोस्तों आप इस वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखना और बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपके। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, अपने सभी दोस्तों पर शेयर करना। और दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी, जो भी खास वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन भी और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले, और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।